See, today what we are going to start is chapter number 6 of macroeconomics, that is aggregate demand and its components. अभी तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अपना डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं वो बेसिक्स पे था, फिर हमने नेशनल इनकम के ऊपर अपने डिस्कशन किए, मनी और बैंकिंग के ऊपर किए, एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स. एज यूजुअल जैसे हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, हम उस चैप्टर में सबसे पहले हेलो बोलते हैं चैप्टर को. से हेलो टू द चैप्टर, जिसमें हम समझते हैं कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एग्रीगेट डिमांड. उसके बाद हम ये समझेंगे एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको कवर करने पड़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हम ये समझेंगे. दैट इज अ सेकेंड लेवल. थर्ड इज कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन का मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो क्या मेरी इनकम से मेरा कंजम्पशन मैच कर रहा है, या उसको मैं किस तरह से कंज्यूम करूं अपनी इनकम को. ये चीज किस में हम देखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन में. फिर मेरी इनकम के अनुसार मैं कुछ हिस्सा कंज्यूम करता हूं और कुछ हिस्से को मैं सेव करूंगा. दैट इज माय सेविंग फंक्शन. दैट्स माय फोर्थ टॉपिक ऑफ द चैप्टर. इसके अलावा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, दीज आर टू स्मॉल टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर. In this chapter, we'll be covering all the 5 points which we have just elaborated here. इन सबको हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, सो दैट ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम एक नया सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक नया सा स्लॉट है ये एक्चुअली. चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर हैं. अगर हमें चैप्टर 6 अच्छे से समझ आ चुका है, चैप्टर 7 समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. इसीलिए हमको ये वाला जो चैप्टर है बड़ी आराम से, एकदम सब्र से, अच्छे से समझना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड. अब मैं अगर सपोज चैप्टर को छोड़ दूं, सिर्फ ये दो वर्ड्स के ऊपर फोकस करूं, सो आई एम हैविंग टू वर्ड्स, वन इज एग्रीगेट, सेकंड इज डिमांड. डिमांड की अगर मैं बात करता हूं तो डिमांड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं. मजेदार टॉपिक लग रहा था. प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, टाइप्स बहुत सारी चीजें होती है. बट व्हेन आई कम टू मैक्रो लेवल एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड, सो एट दैट मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. What we are talking about? We are talking about economy as a whole. That is why we are focusing on macroeconomics. In macroeconomics, we are not going to take individual household, individual firm, individual company. No, we are going to take economy as a whole. So, अगर मैं aggregate demand की बात कर रहा हूं, तो aggregate demand का मतलब हुआ पूरी इकोनॉमी की डिमांड. अब पूरी इकोनॉमी की डिमांड का क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल सा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. व्हाट दे से, एग्रीगेट डिमांड इज डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ क्या बोलना चाह रहे, डिमांड ऑफ फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में बनते हैं, उन सारी की सारी चीजों की जो डिमांड होती है, ग्रॉस डिमांड होती है, उसको हम किस में डालते हैं, एग्रीगेट डिमांड में. So demand for all goods and services in economy during period of time. Now why they saying during a period of time? एक मुझे बात बताओ, चलो ये तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. तुम अपने घर पे एक बार नजर डालो, हर घर में ये कैलकुलेशन होता है कि इस साल हमने कितना कमाया, होता है, जिसको अपन फाइनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं. हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, अब अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, अकाउंट्स में आता है फाइनल अकाउंट्स. वो होता ही कब है, साल के अंत में 31 मार्च के दिन. जिनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, वो 31 मार्च को बनाते हैं. कई लोगों का कैलेंडर ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो 31 दिसंबर को बनाते हैं. अपन के लिए 31 मार्च अभी अपन बेस ले रहे हैं.
तो 31 मार्च को आपके घरों में भी ये देखा जाता है कि आप जब अपने घर के लेवल पे बात कर रहे हो कि आपने इस साल कितना कमाया, ये आपके घर पे नोट किया जाता है। क्या कंट्री हमारा घर नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्री जब हमारा घर है तो हम कंट्री की इनकम को भी देखेंगे। वो तो हम सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर, कोई गलत बात नहीं कह रहे। बट हम जब ओवरऑल इनकम की बात करते हैं, ओवरऑल इनकम जब जनरेट होती है तो जनरेशन के बाद इनकम आ गया, अब उसका खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारे कंट्री में कितनी डिमांड जनरेट हो रही है, हमारी कंट्री में कितना कंजम्पशन हो रहा है, हमारी कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो हमारी जो कोर्स बना हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये कितना सरल और एकदम अप्रोप्रिएट बना हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बोला, देखो यार चैप्टर नंबर 1 इफ यू रिमेंबर, इन्होंने बोला कि यार सबसे पहले तो समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम समझ चुके वो वाले चैप्टर में, राइट। फिर इन्होंने बोला यार नेशनल इनकम नाम की चीज समझो, पहले इनकम तो कमाओ। फिर हमने नेशनल इनकम के ऊपर पूरी अपनी गाथा व्यक्त की, पूरा का पूरा गणित समझा। उसके बाद बोला इनकम तो आ गई, अब ये इनकम का क्या करोगे? हमने बोला हम बैंक में डालेंगे भाई। तो उन्होंने बताया देखो मनी एंड बैंकिंग नाम के 2 चैप्टर हैं। फिर उन्होंने बोला कि अब जो बचा है खर्चा तो करोगे। इनकम आई, बैंक में गई, अब हम उसको खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में किन किन चीजों की डिमांड होती है और उसकी टोटल डिमांड को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, पूरे इकोनॉमी की ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली 1 साल उसको माना जाता है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बनाऊं, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हमारे पास कभी कभार आता है क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के लिए आपको ये तो समझ में आ गया कि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। डिमांड तो डिमांड ही है। टोटल भाई किसकी टोटल? इकोनॉमी की टोटल। तो टोटल इकोनॉमी की डिमांड इज कंसीडर्ड एज एग्रीगेट डिमांड। इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जनरली 1 ईयर। इन तीनों पॉइंट्स को कवर करके एक सेंटेंस में डाल के जो आपकी डेफिनेशन बनेगी वही आपकी एप्ट डेफिनेशन होगी, उसके अलावा एप्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या देखा? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। मिटा दूं इसको? जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, आप वीडियो में अगर चाहें तो उसको पॉज करके फिर आगे जो लिख रहा हूं मैं आप लिख सकते हैं। हम अभी समय के चक्कर में हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू एड अप फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। पॉइंट ध्यान से समझना व्हाट दे आर हेडिंग टू। दे आर सेइंग दैट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल to add all the goods and services to understand whether demand है या नहीं है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। They are saying it is impossible to add up physical quantities. Now let's take an example. हम क्या करते हैं, हम अपने इंडिया के सब्जी मार्केट के अंदर घुसते हैं। सिंपल, हम एकदम जो एग्जाम्पल लेते हैं एकदम दिल से लेते हैं और एकदम कनेक्टेड लेते हैं। ओके, सपोज एक मैं वेजिटेबल मार्केट की बात कर रहा हूं, प्यार से सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट में आप मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट्स होंगे? अभी अपन सिर्फ 5 लिस्ट करते हैं। पोटैटो, अनियन, टोमेटो, कुकुम्बर और कुछ ब्रिंजल। अरे वेरी गुड। हिंदी में आलू,
प्याज, टमाटर, ककड़ी, ब्रिंजल। अभी तो मैंने ये 5 ही लिखी। आपने बोला डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी इन सब चीजों को क्या तुम एक एक चीज को एनालाइज करके उसकी डिमांड निकालोगे, फिर टोटल करोगे? टोटल करने के बाद अभी तो मैंने से वेजिटेबल मार्केट घुसाऊं, चलो चलो तुमको और प्रोडक्ट्स लेने ना, और प्रोडक्ट्स लो। लेट्स टेक ऑन बेसिक नीड्स ओनली। रोटी, कपड़ा, मकान, तो अगला कपड़ा जाएंगे, क्लोथ्स। अब उसमें तुम बोलोगे सर देयर आर 2 कैटेगरीज, मेल मेंस एंड विमेन। नहीं सर, उसमें भी और भी कैटेगरी होती है, बच्चे, बूढ़े, जवान। अब इन सबको भी टोटल करोगे। रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट होम। होम के बाद इट विल बी कनेक्टेड होम डेकोर। मतलब तुम चाह क्या रहे हो भाई? अगर तुम एग्रीगेट डिमांड निकालने की कोशिश कर रहे हो और बोल रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे सारे जहान भर की हमारी डिमांड जो हमारी कंट्री जनरेट कर रही है, तो क्या ये सब प्रोडक्ट्स को ऐड करूं और इन सब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद में इसका पूरा का पूरा एक टोटल अमाउंट निकालूं? क्या ये फीजिबल है? प्रैक्टिकली सोचो। अभी तो हम सिर्फ गुड्स पे गए थे, उससे मेरा बोर्ड भर जाता। अभी यार, अभी तो अपन सर्विसेज पे जाओ तो आई एम टीचिंग यू, इज इट अ सर्विस? यस। इकोनॉमिक्स पढ़ाना सर्विस हो गया, अकाउंट्स पढ़ाना सर्विस हो गया, मैथ सर्विस हो गया। ऐसे तो कितनी सर्विस होंगी यार, सबको कैसे टोटल करोगे? तो इन्होंने क्या बोला, बॉस, इट इज इम्पॉसिबल टू एड अप ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज एंड ऑफ ऑल गुड्स डिमांडेड, सो व्हाट शुड वी डू? सो एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। स्कूल में नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो जब हमको जब गाइडेंस मिलती है तो हम लोग इस तरह से गाइडेंस लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को मनी में मेजर किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर के बेसिस पे मेजर किया जाता है, जबकि वो डिमांड किसकी है? गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों किया जाता है ये नहीं बताया जाता। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि हम एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन कर रहे हैं, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बट वी आर नॉट टेकिंग क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, रादर देन वी आर सेइंग कि इन क्वांटिटी पे कितना खर्चा लगा है, वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है। दैट मींस एग्रीगेट डिमांड रादर देन गोइंग ऑन फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, I am not going to calculate physical goods and services. I am going to calculate the amount of expenditure which a country incurs in that particular demand. ऐसा simple है। हमने बोला एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो हमने ये चीज समझ लिया एक एक करके। सबसे पहले हमने समझा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसको हम मेजर कैसे करें? तो उसका भी हमने रास्ता बताया। आप इसको मेजर क्वांटिटी में नहीं कर सकते, आप इसको मेजर किसके बेसिस पे करोगे? एक्सपेंडिचर। समझ आ चुका है? वेरी गुड। तो अगली चीज, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई? तो इन्होंने बोला एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। घर में जनरली हम 2 लोग होते हैं, 2 प्रकार के इनफैक्ट। एक, एज अ कंज्यूमर हम बिहेव करते हैं। क्या घर पे आप लोग खाना खाते हो? डेफिनेटली। फॉर दैट, इफ यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर ओन कंजम्पशन, इट इज कंसिडर्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Yeah, but what happens when a family is doing business, a family is providing services, a family is producing something? In that situation, that is investment expenditure. हम अपने घर की बात कर लो।
हमने दाल मखानी और गार्लिक नान खुद बनाया खुद के लिए, तो दाल तो खरीदी होगी, मखानी है तो मक्खन भी खरीदा होगा, गार्लिक नान है तो गार्लिक भी खरीदा होगा, नान है तो मैदा भी लिया होगा, ठीक है। और तो और इनको बनाने के लिए मसाले भी खरीदे होंगे, इनको बनाने के लिए हमने चूल्हा और ये जो गैस की पूरी प्रक्रिया होती है वो भी खरीदी, वो हमारे खुद के यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए था। तो वो जो खर्चा किया मैंने उसको मैं बोलूंगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। परंतु किंतु हमारी आयरन की फैक्ट्री है, हमारी आयरन बोले तो लोहा, लोहे की फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वहां पर हमने लोहा खरीदा, लोहा को बनाने के लिए हमने मशीन भी खरीदी है, ये सारी चीजें हमारे लिए कंजम्पशन नहीं होगी, ये हमारी होगी इन्वेस्टमेंट। लोखड़ खाते हो क्या? नहीं ना, उसको हम आगे बेचते हैं ना, उसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं ना, तो दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपेंडिचर आर ऑफ टू टाइप्स, वन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। आगे चलें। इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसकी पूरी गाथा तो बनानी पड़ेगी भाई, आगे समझते हम, पहले हम इसकी गाथा बनाएं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे मेजर करते हैं हम इसको? क्वांटिटी में नहीं करते हैं, एक्सपेंडिचर में करते हैं। तो भैया एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो इन्होंने बोला एक्सपेंडिचर को आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हो, पहला तरीका और दूसरा तरीका। आपके एक्सपेंडिचर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट। ओके, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में वी आर हैविंग टू थिंग्स, वन प्राइवेट एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी तक की अपन ने ये कहानी समझी है, क्लियर? तो इसको आप बना लीजिए फटाफट, देन विल मूव अहेड। चलिए आगे चलें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? अरे यार सर, अभी आपने हमको बता दिया था एग्रीगेट डिमांड को आप कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हो। तो इसके आगे इन्होंने दो पॉइंट और जोड़ दिए, गवर्नमेंट एंड एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये क्या है? धीरे धीरे बताता हूं, अपन समझ लें। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारे क्या होंगे? कंपोनेंट्स। काहे के कंपोनेंट्स भाई? एग्रीगेट डिमांड के। क्या क्या होगा इसके अंदर अब हम समझेंगे। सबसे पहला वी आर टॉकिंग अबाउट सी, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिमाग में एक पॉइंट बना के चलें, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें से सी क्या होता है अभी हम समझ भी रहे हैं, हम इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके ये जानेंगे भी सही कि इसका महत्व क्या है। तो सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो सी इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाई दे आर यूजिंग प्राइवेट? बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी कवर्ड इन जी। तो ये सी और आई क्या है? प्राइवेट, ठीक है? ओके, तो इट इज कंसिडर्ड एज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो हाउस होल्ड में आप यूज करते हो। फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी सिंपल, ये मैं बता भी चुका हूं इनफैक्ट।
तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड, जनरली इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड. अब ये क्या है यार? सी, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है, जो अपन नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कितना मैं खर्च कर सकता हूं. ठीक है, कितना मैं खर्च कर सकता हूं. इन टर्म को अगर मैं कर लूं, मतलब कितना मैं खर्च कर सकता हूं और मैंने खर्च कितना किया, रादर दिन खर्च इतना किया, खर्च इतना किया, ये दो टर्म्स है. कैन आई से मैं कितना खर्च कर सकता हूं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माय वाई. वाई बोले तो इनकम. कौन सी इनकम? आई विल से डिस्पोजेबल इनकम. अब डिस्पोजेबल इनकम क्यों? अरे भाई, तुमने जितना कमाया, कमाने के बाद में सबसे पहले हम किसको देते हैं यार? गवर्नमेंट को देते हैं ना. तो गवर्नमेंट को दे दिया. जैसे सपोज मैंने अगर 2 लाख रुपए कमाए, गवर्नमेंट बोलती है निखिल उसके ऊपर 10% तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा. अभी अपन रैंडम फिगर्स ले रहे हैं. तो मैंने 2 लाख का 10% 20,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया. अब मेरे हाथ में कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख माइनस 10%, 1,80,000. तो 1,80,000 में अब मैं खर्चा कर सकता हूं क्या? हाँ, दैट इज माई डिस्पोजेबल इनकम, कि मैं कितना डिस्पोज कर सकता हूं, कितना खर्च कर सकता हूं. तो ये होता है डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, मैं कितना खर्च कर सकता हूं. मैंने खर्च कितना किया, तो इट विल बी एक्सपेंडिचर विच आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, और अगर मैं इसके बाद एक कंजम्पशन बना दूं कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी इनकम के ऊपर क्या तुम्हारा कंजम्पशन डिपेंड करता है? यस. आई गिव यू लाइव एग्जांपल. से सपोज मेरे को ना ऑडी चाहिए. आई वांट 3 ऑडीज. एक भी नहीं, 3 ऑडी. तो यार 3 ऑडी के लिए मेरे पास 3 ऑडी का पैसा होना चाहिए. अभी नहीं है यार, 3 ऑडी का पैसा नहीं है, 1 ऑडी का भी नहीं है. अब अगर मेरे पास 1 ऑडी का पैसा नहीं है एंड आई एम ड्रीमिंग अबाउट ऑडी, तो क्या मैं ऑडी ले सकता हूं? नहीं. तो क्या मैं ऑडी ले लूं? जब ले ही नहीं सकते तो लोगे कैसे यार? तो ऐसी अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट मीन्स मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड कर गया. आई वॉन्टेड टू कंज्यूम ऑडी. खाना नहीं है, कंज्यूम मतलब हम बोल रहे हैं कि हम उसको यूज करना चाह रहे हैं. ऐसे तो कपड़े कंज्यूम नहीं करते हो क्या? कपड़े भी खा लेते हो क्या? नहीं ना. कपड़े हम पहनते हैं, यूज करते हैं. यूज इज ऑल्सो कंजम्पशन. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरा कंजम्पशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इनकम आई हैव. दैट इज इकोनॉमिक्स. तो यहां पर भी हम यही कहना चाह रहे हैं. देखो वो क्लियरली बोल रहे हैं, जनरली योर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट मतलब वही डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड. तो इसका मतलब हुआ जितनी ज्यादा मेरी इनकम उतना ज्यादा मेरा कंजम्पशन. सिर्फ खाने की बात नहीं करे ना बाबा. जितनी मेरी ज्यादा इनकम उतनी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ना यार. वो तो अपने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? तो वही कॉन्सेप्ट है. अब वो इकोनॉमी एज अ होल पे लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना. तो इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब किसका एक्सपेंडिचर हम बात कर रहे हैं? हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जनरली डिपेंड्स ऑन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, विच जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आ गया? गुड. हायर पीडीआई, हायर पीसीआई और पीपीसी. अरे भाई, हायर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हायर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, ऐसे ना लिखना. एग्जाम में क्या होता है, अपन ने ना वो एकदम गांव की भाषा पे आ जाते हैं. डोंट फोकस दैट वे.
आपको एकदम भाषा अच्छी लिखनी है। आई गिव यू लाइव एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे ना मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, तो रेस्टोरेंट में जाके उधर मेरे को मैंने, मेरे दोस्त लोग साथ में थे, तो मेरे को बोले यार चल निकल यार पालक पनीर खाएंगे। मैंने ठीक है भाई खाते हैं। हमने पूरा मेन्यू छान लिया। मेन्यू छानने के बाद हमको मिला ही नहीं पालक पनीर, समझ ही नहीं आया पालक पनीर क्या, क्योंकि उसका ना मेन्यू बहुत इलाबरेटेड था। तो अब क्या करें? अब हमने वेटर को बोला कि यार भाई पालक पनीर चाहिए, बट मेन्यू में नहीं है। अब वो हमको बोला नहीं नहीं सर है। मैंने तू पूरा पढ़ ले भाई, इंग्लिश आती है। तो नहीं नहीं सर आप है, आप देखिए। तो उसने मेरे को ढूंढ के दिखाया। तो पालक पनीर के ऊपर क्या लिखा था, आई टेल यू, सुनना ध्यान से। कुक्ड स्पिनच मिंस्ड विथ मीट, सॉरी मिंट, मिंस्ड विथ मिंट, ठीक है, विथ टॉपिंग्स ऑफ कॉटेज चीज इन अ मैनर मैरिनेटेड विथ कर्ड। इस तरह की लैंग्वेज लिखी। हमने उसको बोला भाई ये क्या है? बोले सर पालक पनीर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यही चीज किसी अंग्रेज को पढ़ाऊं, अंग्रेज को बोलूं पालक पनीर खाओगे क्या, अंग्रेज बोलेगा व्हाट द हेल इज पालक पनीर। नाउ व्हेन आई फोकस दैट वे, तो पालक पनीर कुछ अजीब सा लगेगा, बहुत लोगों को अजीब सा लगेगा बाहर वालों को। बट स्पिनच मिंस्ड विथ मिंट, मिंट मतलब वो थोड़ा पुदीना डलता है उसमें, मिंस्ड विथ मिंट एंड द टॉपिंग्स ऑफ कॉटेज चीज। अभी कॉटेज चीज क्या पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉटेज चीज समझा, मेरे हिसाब से कुछ डिफरेंट प्रकार की चीज होगी। अपने दिमाग में सैंडविच चलते हैं ना, तो चीज ऊपर से ग्रेट किया होता है, वो दिमाग में चलता है। बट ये वाला चीज कौन सा था, कॉटेज चीज। कॉटेज चीज, पनीर को इंग्लिश में कॉटेज चीज बोलते हैं, अपने को तो नहीं मालूम था यार। तो फिर उसकी देखो, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करी, तो क्या गजब की भाषा, क्या गजब की सब्जी लग रही थी वो, एकदम इलैबोरेटेड। तो वही अपने को एग्जाम में भी करना है। अब सोचो अगर मैं बोलूं, तुम ऐसा लिखना चाह रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा खर्चा, तो तुम एग्जाम ऐसा लिखोगे क्या, द मोर द इनकम द मोर द एक्सपेंडिचर। लैंग्वेज, हायर द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विल लीड टू हायर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लुक एट द लैंग्वेज। यही चीज तो अपने को समझनी है कैसे लिखने का। तो वही अपना लास्ट पॉइंट है, दैट हायर पीडीआई गिव्स यू हायर पीसीई, दैट इज कंजम्पशन। आया, चले आगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज आई फॉर? आई इज investment. So now we are understanding that C was for consumption, I is for investment. तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका प्राइवेट क्यों यार? अरे यार गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा ना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा ना, तो वो गवर्नमेंट वाले जी वाले पॉइंट में जाएगा। ठीक है, ओके गुड। तो परचेज ऑफ गुड्स विच एड टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, कंजम्पशन में ठूस रहे थे, यूज कर रहे थे। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं ऐसी जगह पैसा लगाओ जो तुम्हारा कैपिटल हो, जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाए, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें कहां जाओगे डिटेल में भाई, इसमें कुछ ऐसा डिटेल का है ही नहीं। जो कंज्यूम कर लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट के लिए रख लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लफड़ा कहां है, इजी। इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप अपने कैपिटल को बढ़ाते हो तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। कैपिटल जब बढ़ाओगे उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा है, समझ में आना चाहिए, गुड। सो if I talk about investment, investment are two types of investment. One is induced investment and second is autonomous investment. Induced का literal meaning अगर मैं बताऊं तो किसी कारणवश। ऑटोनॉमस मतलब बेजबरन। लिख लो, ये काम आएगा। किसी कारणवश, तो अपन उसको क्या नाम से जानेंगे, इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस, बेजबरन।
अब यार इसका ये मतलब नहीं है तुम एग्जाम में लिखाओगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यार, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में अपने को